नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। हमारी जांच एजेंसियां किस कदर लाचार हो गई हैं, किस कदर पंगु हैं और कितनी अनुपयोगी हो चुकी हैं, इसका ताज़ा नमूना मक्का मस्जिद धमाका मामले में देखने को मिला है। 18 मई 2007 को हैदराबाद की इस मशहूर मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 58 घायल हो गए थे। धमाके से अफरा तफरी मची और भीड़ बेकाबू हुई तो हालात संभाल रही पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 5 और लोगों की जान चली गई थी। इतने बेकसूर अकाल मौत मारे गए, लेकिन उनके दोषियों को 11 साल बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है और अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई है कि कभी उन्हें पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जिसमें दक्षिणपंथी नेता असीमानंद भी शामिल हैं। लेकिन यह मामला इतना सीधा और सरल भी नहीं है कि इसमें सबूत न मिलने का बहाना काम कर जाए। दरअसल मक्का मस्जिद धमाका भारत के उन चंद मामलों में शुमार है जिसमें शक हिंदूवादी संगठनों पर जाता है। ऐसे देखा जाए तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, फिर भी पूरी दुनिया में एक मिथ खड़ा कर दिया गया है कि आतंकवाद का मतलब इस्लाम या चरमपंथी का रूप होता है। आतंकवादी यानी दाढ़ी वाला कोई इंसान है। ये मिथ इतना ज़्यादा प्रचारित हो गया है कि अगर आप किसी बच्चे को कहें कि आतंकवादी का चित्र बनाए तो वो भी दाढ़ी और टोपी वाला इंसान ही बनाएगा। सचमुच अफसोस है, ये भयावह स्थिति है। ये किसी विकसित सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सब उसका शिकार हो गए हैं। इसमें निश्चित ही दूसरे धर्मों की कट्टर ताकतों का हाथ है, जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म को नीचा दिखाने का काम शुरू किया है। भारत भी इस दुराग्रह का शिकार है, जबकि हम खुद आतंकवाद के हाथों घायल हुए बैठे हैं। यही कारण है कि कल जब असीमानंद को अदालत ने बरी किया तो भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। भगवा आतंकवाद पर फिर से बहस छेड़कर कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू नहीं। लेकिन ये मूल सवाल से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन लोगों को ये सवाल नहीं उठाने चाहिए थे कि 11 साल तक आखिर दोषियों तक जांच एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले? क्या 11 साल तक ये समझ ही नहीं आया कि जांच सही दिशा में है या गलत? क्या जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने में कोताही बरती? अगर हाँ, तो किसके इशारे पर ऐसा किया गया? यह भी विचित्र संयोग है कि जिस जज रविंद्र रेड्डी ने फैसला सुनाया, उन्होंने कुछ घंटे बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि इस्तीफा निजी कारणों से दिया है, लेकिन यह तर्क भी गले से नीचे नहीं उतरता। मक्का मस्जिद धमाके की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की, फिर सीबीआई के पास मामला आया और बाद में एनआईए के पास। इन 11 सालों में केवल जांच एजेंसियां ही नहीं बदली, केंद्र में सरकार बदल गई और आंध्र प्रदेश की सत्ता भी बदल गई। इस बीच एक मुख्य आरोपी सुनील जोशी की हत्या भी हो गई। 2010 में असीमानंद ने दिल्ली में जज के सामने स्वीकार किया था कि मैं मंदिरों पर हमले से दुखी था, इसलिए ब्लास्ट को अंजाम दिया। बाद में वो इस बयान से पलट गए। इस मामले में 66 गवाह भी अपने बयान से पलट चुके हैं, लिहाजा मामला एनआईए के हाथ से फिसल गया। अब बड़ा सवाल ये है कि मामला फिसल गया या फिसल जाने दिया गया, क्योंकि बीते कुछ सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह महत्वपूर्ण मामलों में जांच को सत्ता के दबाव में प्रभावित किया जा रहा है। फिर उन्हें ऐसा उलझा दिया जाता है कि असल दोषी बच निकलते हैं और देश के सामने उन्हें अबूझ पहेली की तरह रख दिया जाता है। जनता सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रम देखकर खुश है कि अपराधी को सजा मिलती है, लेकिन हकीकत में अपराध और राजनीति का गठजोड़ उसे नजर ही नहीं आ रहा है। और तो और अब तो इसमें धर्म भी शामिल हो गया है। बलात्कार हो या आतंकवाद, इन गंभीर अपराधों पर भी राजनीतिक दलों के धार्मिक एजेंडे हावी हो रहे हैं। हम अक्सर पाकिस्तान पर आरोप मढ़ते हैं कि वह आतंकवाद को पनाह देता है, पर हम खुद किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। रहा सवाल जांच एजेंसियों का, तो संविधान ने उन्हें शक्ति दी है, लेकिन अगर वे खुद अपनी शक्ति को सत्ता के पास गिरवी रख दें तो क्या कहा जाए? सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया, क्या एनआईए को अब खूंटे से बंधी गाय कहा जाएगा? तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।